उसमें जहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट वर्ड यूज किया था। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में ये चीज मैंने मेंशन किया था कि हम लोग इसमें पॉजिटिव इफरवेसेंस टेस्ट बोलते हैं। कोई भी कंपाउंड अगर सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के साथ कंबाइन करने पे H2CO3 बनाएगा तो H2CO3 CO2 लिबरेट करेगा। इसका मतलब वहां पे हम लोग टर्म में पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट या फिर पॉजिटिव इफरवेसेंस टेस्ट यूज किया करते हैं वर्ड। तो जैसे जब भी कभी हम लोग ये डिस्कशन करेंगे तो कभी भी हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट या कुछ भी ऐसा टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश कर रहे होंगे तो जब भी कभी ऐसा टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक पॉइंट बहुत ही फिक्स टाइप का होगा हम लोगों के पास। हम लोगों के उस क्वेश्चन में जो भी कंपाउंड उस पार्टिकुलर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं वो रिएक्शन करने पे कुछ ना कुछ वेरिएशन पुट अप करते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग लिटमस टेस्ट वर्ड यूज करते थे क्लास 9th में कि जब हम लोग एसिड में लिटमस को डालेंगे तो हम लोग का रेड कलर आएगा। तो लिटमस टेस्ट में दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, वैसी पॉसिबिलिटी हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे, केवल एक सिंगल टाइप की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। तो जब हम लोग के पास कभी भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक रहेगा तो वहां पे कोई भी एक पार्टिकुलर रिएजेंट किसी एक पार्टिकुलर टाइप के फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन करने पे हमेशा कुछ ना कुछ पार्टिकुलर टाइप का कलर या स्मेल या कुछ विजुअल अपीयरेंस जो हम लोग होता है ना कि स्मेल हो गया या फिर देख के मालूम पड़ गया या फिर कलर का वेरिएशन हो गया, इस तरह का कुछ विजुअल अपीयरेंस जिसको हम लोग बिना कैलकुलेशन के मेजर कर पाए, उस चीज से रिलेटेड वो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। जिसमें जैसे ऐसा मेंशन किया हुआ होगा शायद से, अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट का आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के आइडेंटिफिकेशन में NaSCO3 टेस्ट के नाम से उसको जाना जा सकता है। NaSCO3 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में CO2 लिबरेट होगा या फिर इफरवेसेंस वाला पार्ट होगा, पहला चीज। दूसरा, वहां पे कहीं पे जैसे टॉलेंस टेस्ट दे रखा था कि एल्डिहाइड वाले पार्ट टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। तो टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देने का मतलब है अगर एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएगा तो उस केस में सिल्वर प्रिसिपिटेट करा, तो उस चीज को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। उन सारे के सारे रिएक्शंस को, जैसे सबसे पहला पार्ट था शायद से वहां पे अल्कीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो अगर अल्कीन का रिएक्शन हम लोग बेयर्स रिएजेंट के साथ कराएंगे तो वो जो बेयर्स रिएजेंट वाला पार्ट है वो पिंक कलर का होता है। और जैसे ही बेयर्स रिएजेंट मतलब अल्कलाइन KMnO4 वाला पार्ट, मतलब एक्चुअल में वो बेयर्स रिएजेंट का कंपोजिशन याद रखना, 1% डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। तो अगर वो बेयर्स रिएजेंट वाले पार्ट का रिएक्शन हम लोग अल्कीन के साथ करेंगे तो अल्कीन वाला पार्ट उस बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पे आराम से प्रोडक्ट वाले पार्ट में विस्नल डायोल बनाएगा। लेकिन हम लोग को विस्नल डायोल से कोई मतलब नहीं रहेगा, विस्नल डायोल अपने काम का नहीं है, विस्नल डायोल से हम लोग को मतलब नहीं रहेगा। हम लोग को मतलब रहेगा कि KMnO4 अगर रिएक्शन कर गया कंपाउंड के साथ तो इसका मतलब ये है कि KMnO4 वाला पार्ट का जो कलर है, जो पिंक कलर है, वो रिएक्शन करने पे KMnO4 खत्म हो जाएगा तो पिंक कलर वाला पार्ट भी खत्म हो जाया करेगा। वहीं पे एक और टेस्ट दे रखा होगा जस्ट उसी के नीचे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, Br2H2O, उसको हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। अगर अल्कीन का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो जो ब्रोमीन वाला पार्ट है वो अल्कीन के साथ रिएक्शन करने पे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करते Br2 खत्म कर लेगा। Br2 का कलर बचपन में सुना होगा, कभी 9th या 10th क्लास में सुना होगा Br2 वाले पार्ट का कलर। याद है किसी को Br2 का कलर क्या होता है? किसी को भी याद है? रेडिश ब्राउन। ब्राउन, मतलब रेडिश ब्राउन, कहीं रेड दे रखा होता है कहीं ब्राउन दे रखा होता है, बट हम लोग उसको ब्राउन ही कंसिडर करेंगे, याद रखना आसान है। ब्रोमीन तो ब्राउन कलर है बट रेडिश ब्राउन होता है। तो अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर का कलर कंसिडर करें तो हम लोग को रेडिश ब्राउन कलर दिखाई देगा। बट अगर मान लो कि ब्रोमीन वाला पार्ट अल्कीन के साथ रिएक्शन करके खत्म हो गया तो जब रिएक्शन करके खत्म हो जाएगा तो ब्रोमीन ही नहीं रहेगा, तो ना रहेगा ब्रोमीन ना रहेगा ब्राउन कलर। ठीक है, तो उस केस में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करने पे जो ब्राउन कलर है वो खत्म हो जाता है। तो ब्राउन कलर का डिकलराइजेशन, जो ब्राउन कलर वाले पार्ट का जो खत्म हो रहा है, जो कलर वाला पार्ट कलरलेस में सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है, फिर सॉल्यूशन वाले पार्ट कलरलेस में कन्वर्ट हो रहा है, वो चीज आइडेंटिफाई कर रहा है कि हम लोग के पूरे रिएक्शन में आइदर अल्कीन है या फिर अल्काइन वाला पार्ट है। इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इनफैक्ट जैसे हर एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं का रिएक्शन है। जैसे टॉलेंस रिएजेंट वाला पार्ट एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन होगा, मतलब एल्डिहाइड का एक्चुअल में रिएक्शन है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट अल्कीन का रिएक्शन है। KMnO4 वाला पार्ट भी अल्कीन का रिएक्शन है, वहां पे दे भी रखा साइड में हाइड्रोक्सिलेशन।
बट वो रिएक्शंस हम लोग टाइम के साथ डिस्कस करेंगे। इन जनरल हम उल्टा ऑर्डर फॉलो किया करते थे कि पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाता है, फिर हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही बार डिस्कस कर ले, लेकिन इस बार हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि लास्टली ये होता है कि सिलेबस खत्म करने के चक्कर में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं। और जेई एडवांस के या मेंस के पिछले 2 साल से जो मेंस का पैटर्न है, उसके जो अच्छे क्वेश्चंस हो रहे हैं वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ओरिएंटेड होता है। जे एडवांस तो बाय डिफॉल्ट फिक्स है कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट उसमें इन्वॉल्व होगा। जैसे सवाल ऐसा फ्रेम किया जाएगा, एक अननोन कंपाउंड है जो पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा है। तो पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट का क्या मतलब है कि जो कंपाउंड ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके उसके ब्राउन कलर को डीकलराइज कर रहा होगा। तो उसमें हम लोग के पास एक अल्कीन हो गया, दूसरा अल्काइन हो गया। तो मालूम पड़ गया कि हम लोग के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो अल्कीन अल्काइन 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आई, पहला पार्ट। अब उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन जो भी दे रखो, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर करके हम लोग फिर पूरे कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हुए काम कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अभी जो रिएजेंट दिए हैं तुम लोगों को मैंने, उसको तुमको रटना होगा। वो लिस्ट है तुम्हारे पास। जब भी कभी वैसा सवाल आएगा, सीधा लिस्ट देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। हम यही एक्सपेक्ट करेंगे, तुमको समझने नहीं बोलेंगे। सीधा वो लिस्ट देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर कहीं पे डिफिकल्टी होता है तो उसको डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जब हम लोग पहली बार नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट पे तुमको मैंने बोला था फंक्शनल ग्रुप याद रखना है, प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है, और बोला भी था कि उसका लिस्ट देख देख के काम किया करो। अगर लिस्ट देख के काम करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। शुरू में याद रखने की जरूरत भी नहीं है, प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाएगा। तो बार बार वो लिस्ट देखना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है वो लिस्ट देखना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है वो लिस्ट देखना, और लिस्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करना। बार बार देखते देखते क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करनी है चीज मालूम पड़ जाएगा। अगर किसी को उस चीज को समझने में दिक्कत होगा तो डाउट क्लास ले लेना मेरे से, और हम उसको लिस्ट के थ्रू कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उस चीज का डिस्कशन आराम से कर लेंगे। एक तो तुम लोग के पास प्रैक्टिकल और इन केमिस्ट्री वाले पार्ट का लिस्ट दे रखा है। दूसरा एक उसमें सॉल्व एग्जाम्पल का लिस्ट दे रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व एग्जाम्पल के फॉर्मेट में दे रखे हैं। और एक तुम लोग को अभी बुकलेट मिल जाएगा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन वाले पार्ट का, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन को तुम लोग को सॉल्व करते चले जाना है। तो अगर ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो इस साल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का तरीका थोड़ा और भी चेंज करेंगे। और जो लास्ट ईयर पढ़ाए थे उनको लगता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए थे। अगर ये पार्ट पहले डिस्कस कर लेंगे तो पढ़ाएंगे तो ऑलमोस्ट उसी सीक्वेंस में, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हम लोग और एक्स्ट्रा भी एड अप कर सकते हैं अगर हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजों को आराम से वहां पे जज कर पाए। तो तुम लोग के क्वेश्चन का लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, तुमको काफी मजा आना शुरू हो जाएगा। और बाकी पहले तुम लोग को बोल रखा है क्लासेस रेगुलर करो। अगर रेगुलर क्लासेस करेंगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर क्लासेस रेगुलर नहीं करेंगे तो क्लास में कुछ नहीं समझ में आना है। ये एकदम सिंपल सी चीज है, हर एक चीज कनेक्टेड है, एक एक चीज कनेक्ट होता चला जाएगा। अगर कहीं भी क्लास मिस करेंगे तो आए का कनेक्शन तुमको दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, 1 मिनट थोड़ा लाइन पर रहो। इस साल हम 11th वालों का भी सीक्वेंस थोड़ा चेंज किया। 11th वालों में हम लोग इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल शुरू से ही पढ़ा रहे हैं, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट शुरू से हम लोग डिस्कस करते चले जा रहे हैं। लास्ट क्लास में रिएक्शन मैकेनिज्म कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट तो बता दिए थे सर। क्वेश्चन रिंग एक्सटेंशन क्या? अच्छा, लास्ट क्लास में लेक्चर 9, 10 सब इसी में कर दिया था ना, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट वाला पार्ट। फिर नोट्स भेजे नहीं थे शायद से। ओके, हाँ, ये सब क्वेश्चन ट्राई करने बोला था ना तुम लोगों को? बोलो भाई जल्दी, ये सब क्वेश्चन ट्राई करने बोला था ना? यस सर। चलो ओके, तो हम एक बार क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। और तुम लोग को बोला था कि हम जब आंसर डिस्कस करेंगे तो तुम लोगों को उस आंसर से अपने क्वेश्चन वाले पार्ट को मैच करा के देखना है कि वहाँ पे क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा आसान टाइप के भी क्वेश्चन है, सारे टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई सोचने वाली दिक्कत नहीं है। मतलब कहीं भी डिफिकल्टी होगा आराम से डिफिकल्टी सॉर्ट आउट कर लेना, उस डिफिकल्टी को पूछ लेना, ठीक है। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से होमवर्क दिया था ना शायद? बताओ भाई कोई जल्दी, क्वेश्चन नंबर 9 से ओवर दिया था ना? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 से अगर डिस्कशन शुरू करें तो इस केस में ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा विद पॉजिटिव चार्ज, क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर कंसिडर करेंगे तो इस केस में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में।
जिसको भी डाउट होगा पूछते चले जाना। पहले हम सारा आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट का आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 वाले पार्ट में आंसर अगर कंसिडर करें तो ये कंसिडरेशन लिया जा सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो उसमें वापस से यही कंसिडरेशन लिया जा सकता है। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 12 वाले पार्ट में एक सेकंड रुक जाओ। नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 वाले पार्ट 13 वाले पार्ट में आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 वाले पार्ट में ऐसा कुछ आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 वाले पार्ट में ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का तो आंसर मैंने तुम लोगों को पहले ही बता रखा था। क्वेश्चन नंबर 15 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे तो ऐसा कुछ आंसर निकल के आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 वाले पार्ट का अगर आंसर कंसिडर करें, C2H5 कार्बन, C2H5 कार्बन, मिथाइल पॉजिटिव चार्ज, C2H5 और H। क्वेश्चन नंबर 16 में ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 वाले पार्ट में H, और क्वेश्चन नंबर 18 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 में ऐसा तो स्ट्रक्चर बनेगा, बट इसके बाद हम लोग ये भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो रेजोनेंस का ही फंडा है बेसिकली। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये दोनों में रेजोनेंस है, दोनों इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर तो बता दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 20 वाले पार्ट में एक्सप्लेन करना था कि आंसर वहां कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। सर 10 और 12। क्वेश्चन नंबर 10 और 12। चलो क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट पे ध्यान दो। अगर क्वेश्चन नंबर 10 को कंसिडर करेंगे तो इस केस में रिंग एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा, या शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप होगा कि नहीं होगा, पहले ये चीज बताओ। बस सिंपली ये चीज बताओ, ग्रुप का शिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा, मतलब कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। होगा सर। होना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। चलो, तो अगर मान के चल रहे हैं कि रीअरेंजमेंट अगर हो रहा है तो इस केस में कौन सा टाइप का रीअरेंजमेंट होगा, मतलब ग्रुप का शिफ्टिंग होगा या फिर ये रिंग एक्सपेंशन होगा या रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये भी बता दो। अगर शिफ्टिंग होगा तो कौन से टाइप का शिफ्टिंग होगा ग्रुप का, मतलब रिंग एक्सपेंशन होगा या फिर शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप होगा। रिंग एक्सपेंशन लग रहा है सर। रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन में कंडीशन क्या बताया, तो कुछ याद है? ये पॉइंट ध्यान है, 2 नंबर। सर हाँ, भूल गए। भूल गए थे? अब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त काहे नहीं देखता है पॉइंट्स को? हाँ, बताओ अब क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन या फिर शिफ्टिंग? शिफ्टिंग होगा सर। शिफ्टिंग होगा। तो 1 डिग्री के जस्ट बगल में 3 डिग्री कार्बन है, तो शिफ्टिंग हो सकता है। और अगर शिफ्टिंग होगा तो कौन से टाइप का शिफ्टिंग होगा, जल्दी बताओ। हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, क्या होगा? सर मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट। जो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस वगैरह सब कराया था उसको प्रैक्टिस किया है ढंग से? सही सही बोलना।
नहीं बनाया था सर। चलो बढ़िया, छोड़ो, तो डाउट नहीं बताएंगे तुमको। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। तुम लोग को बोला है बहुत ही सीरियसली, इस चीज को तुम लोग नहीं ले रहा। एक एक दिन की चीजें कनेक्टेड है। अगर सोचे नहीं कि एक दिन हम हवाबाजी कर ले और दूसरे दिन सॉल्व कर ले, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला, और हम बताएंगे भी नहीं, क्योंकि चीजें भारी होंगी तो बताने में मेरा भी दिमाग खराब होगा, दूसरे का भी टाइम खराब होगा। हमको टाइम नहीं खराब करना किसी का भी, ठीक है। तो पहले पुरानी चीजें बना के आओ, तब इसके बाद ये चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। हाँ भाई, और किसी को डाउट 9, 10, 11, 12? और वही सर डाउट पूछना, वही डाउट पूछना जो पुरानी चीजें कर रखा है। नहीं पूछ कर रखे हैं तो फिर तुम लोग के पास ऑप्शन है भाई, वीडियो लेक्चर में डाल करके देख रखा है, उधर से भी देख सकते हैं। अब करने का फुर्सत है भी तो भी नहीं कर रहे तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11 में रिंग एक्सपेंशन क्यों नहीं हुआ? 11 में रिंग एक्सपेंशन क्यों नहीं होगा? किसका डाउट है ये वैसे? अनुज। अनुज, एक चीज बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है रिंग में? 6 5 ओ। हाँ ठीक है। इतने में ही हो गया, चलो ठीक है। और कोई डाउट किसी को? 9, 10, 11, 12? 12 कौन सा? 12 नंबर। 12 नंबर वाले पार्ट में पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे डाले थे हम? शायद यहाँ पे था, ठीक है। 12 नंबर वाले पार्ट में रिंग एक्सपेंशन होगा या फिर शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप होगा? मोहन, तुम्हारा डाउट है ना? हाँ हाँ बोलो, शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप या फिर पॉजिटिव, मतलब ये रिंग एक्सपेंशन? बोल जल्दी। एक्सपेंशन एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अगर एक्सपेंशन होगा तो दो पॉसिबिलिटी है। यहाँ के अटैच दो बॉन्ड्स, आइदर ये शिफ्ट हो सकता है या फिर ये शिफ्ट हो सकता है। इस कार्बन का डिग्री 2 है और दूसरे वाले साइड में कार्बन का डिग्री 3। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले पार्ट में ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होता है? 2 का, 3 का? 3 का होगा। तो अगर 3 का ज्यादा, मतलब लिखवाया था कार्बन चेन वाले पार्ट में 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इस केस में अगर 3 वाले पार्ट का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, मतलब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज जस्ट बगल वाले पार्ट पे। तो यहाँ से हम लोग सीधा अगले स्ट्रक्चर में ऐसा जा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर मेरा कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसके बाद जब इसको रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने पे 6 मेंबर रिंग तो दिख ही रहा है। उसके अलावा जिस कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है उससे अटैच्ड कार्बन से अटैच्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जिसमें मिथाइल ग्रुप है उससे अटैच्ड कार्बन से अटैच्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं हम लोग। तो इस केस में अगर हम लोग वापस से रीअरेंजमेंट की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाता, तो इसका मतलब ऐसा कुछ कार्बोकेटाइन निकल के आता। और यहाँ वाले पार्ट पे कितने हाइपर कंजुएशन है? तो 2 और 1 3 हाइपर कंजुएशन, जबकि अभी के स्ट्रक्चर में 4 हाइपर कंजुएशन है। तो इस केस में जो हम लोग का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है उस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में हम लोग के पास ज़्यादा स्टेबिलिटी है, तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब फर्दर कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, ये अपना फाइनल स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक में और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 किसका डाउट है? अंकित। किसका? अंकित। हाँ भाई अंकित, बताओ, इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा कि शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप होगा? शिफ्टिंग होगा। शिफ्टिंग होगा। कौन सा टाइप का शिफ्टिंग? टू हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट। तो जब 1,2 H शिफ्ट कराएंगे तो यहाँ का हाइड्रोजन बगल वाले पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उठ के इधर आएगा। तो इसका मतलब 5 मेंबर रिंग और उसके जस्ट बाहर वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन के मतलब 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग रिंग एक्सपेंशन करा सकते हैं। तो अगर रिंग एक्सपेंशन कराएंगे तो ये पार्ट इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज जस्ट बगल वाले पे शिफ्ट होगा। तो हम लोग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा निकल के आना चाहिए, ये कुछ स्ट्रक्चर निकल के आएगा विथ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें, तो रीअरेंज करने का मतलब है 6 मेंबर रिंग और एक कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अब इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे 4 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करा के आराम से काम कर सकते हैं। मतलब 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, और जब मिथाइल शिफ्ट होगा तो मिथाइल इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से हम लोग के पास 2 मिथाइल ग्रुप, किसी भी एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल टाइप का पार्ट है, तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज डाल दो से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कंसिडरेशन आराम से लेके चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और कोई डाउट? सब तो पूछ ही लिया है वैसे।
क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 बोलो भाई जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन नंबर 16 वाले पार्ट को हम थोड़ा नीचे बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 वाले पार्ट में ऐसा दे रखा, इथाइल ग्रुप, कार्बन के ऊपर एक और इथाइल ग्रुप, कार्बन के ऊपर एक और इथाइल ग्रुप, जस्ट बगल वाले पार्ट पे एक मिथाइल ग्रुप, उसके अलावा एक पॉजिटिव चार्ज, उसके अलावा एक हाइड्रोजन वाला पार्ट दे रखा। तो यहाँ पे आराम से 2 डिग्री कार्बन के जस्ट बगल में 4 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब ग्रुप शिफ्टिंग होगा, और तीनों इथाइल ग्रुप है, इसका मतलब इथाइल शिफ्ट होगा। 1,2 इथाइल शिफ्ट। अगर इथाइल शिफ्ट होगा तो इथाइल शिफ्ट वाले पार्ट की वजह से हम लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज इथाइल वाले ग्रुप पे आ जाएगा, और उसके जस्ट बगल वाले पार्ट पे CH3 इथाइल और एक H वाला पार्ट रहेगा। अब एक चीज़ देखो, अगर यहाँ इथाइल है तो इथाइल का मतलब हो गया C2H5, मतलब CH2 CH3। तो हाइपर कंजुगेशन केवल 2 है तो नीचे में भी 2 होगा, और साथ में यहाँ पे एक हाइड्रोजन, मतलब टोटल 5 हाइपर कंजुगेशन। बट अगर ये पॉजिटिव चार्ज वापस से यहाँ चला जाए, वापस से, तो 3, 2, 5 और हाइड्रोजन दूसरे साइड आ जाएगा, 6 हाइपर कंजुगेशन। इसका मतलब अगर यहाँ पे फिर से हम लोग 1,2 H शिफ्ट कराए, हाइड्राइड शिफ्ट, तो बेसिकली अपना हाइड्रोजन वाला पार्ट उठ करके कार्बन पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट कार्बन पे चला जाएगा दूसरे कार्बन वाले पार्ट पे। उसके वजह से जो हम लोगों का ग्रुप बनेगा, वहाँ वाले पार्ट में हम लोग के पास एक इथाइल ग्रुप, वहाँ का 2 हाइपर कंजुगेशन, एक मिथाइल ग्रुप, वहाँ का 1 हाइपर कंजुगेशन, और दूसरे वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन गया, वहाँ वाले पार्ट से भी 1 हाइपर कंजुगेशन। तो 3, 2, 5, 1, 6 हाइपर कंजुगेशन निकल के आ रहा है। इसका मतलब आराम से ये शिफ्टिंग पॉसिबल हो सकता है। इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करके रखना, काफी डिसेंट सवाल है क्वेश्चन करने लायक। 13, 14, 15, 16 कोई डाउट? बताओ जल्दी, जिसको भी डाउट है पूछ लो। देखो डाउट पूछने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए बिना डाउट पूछेंगे तो लॉकडाउन में भी घर पे आकर के मारेंगे हम, देख लो। और कोई डाउट है तो पूछो। सर 14 में क्वेश्चन नंबर 14, हाँ भाई बोलो। सर एक 5 कार्बन का रिंग है और एक 6 कार्बन का बन जा रहा है, उसके बाद सर वो दोनों 6 वाला कैसे बनेगा? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 14 ही बोल रहा है ना बेसिकली। हाँ सर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 वाले पार्ट पे आते हैं, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 14 वाले पार्ट में, और ये बोला भी था कि सोच के, अच्छा कितने लोगों से बन गया क्वेश्चन नंबर 14? हम बोले थे ट्राई करके देखना, जबरदस्ती वहां तक पहुंचने की कोशिश करना। मोहन से बन गया, और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, सोचने की चीज थी, मतलब ठीक है, काफी लोगों से बन गया है, अच्छी चीज है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, बनाना पॉसिबल है, क्योंकि आंसर तुम लोगों को मालूम है। इनफैक्ट तुम लोगों को डायरेक्शन देखने आना चाहिए। अगर डायरेक्शन देखना शुरू कर देंगे तो फिर मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 50% पार्ट वहीं पे खत्म हो गया है। जैसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रखा था, क्वेश्चन तो खैर आसान कर दिया था तुम लोगों के लिए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी डाल सकते थे, तो पहले ये चीज शिफ्ट होता, फिर उसके बाद फर्दर एक्सपेंशन होता, लेकिन हम स्टेप को थोड़ा कट शॉर्ट कर दिया है। चलो ध्यान दो। जैसे सबसे पहला पार्ट, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, उसके जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसका रिंग एक्सपेंशन होगा, और यहाँ का बॉन्ड उठा के बाहर वाले पार्ट पे डाल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज आराम से इस कार्बन के ऊपर आएगा। हम नंबरिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको तो इस चीज़ की आदत है, तो बिना नंबरिंग का भी काम चल जाएगा, बट हम स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए आसानी से बनाते चल रहे हैं। और ये चीज़ बताया भी था तुम लोगों को, जो स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा वैसे का वैसे ही उस चीज़ को छोड़ देना। तो जो लेफ्ट साइड का 5 मेंबर रिंग है उसमें तो एक्सपेंशन हुआ, बट राइट साइड में तो कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ था। यहाँ का पॉजिटिव चार्ज बगल वाले पे गया तो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ डाल दिया, और जो बॉन्ड था वो यहाँ से इधर वाले पार्ट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बना सकते हैं। तो इससे होगा क्या, तो एक 6 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग, इसका मतलब एक 6 मेंबर रिंग बन रखा है, और उसी में एक 5 मेंबर रिंग एक ही कार्बन से अटैच्ड है, और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज जिस पे दोनों रिंग्स अटैच है जिस कार्बन पे, उस जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ये मेंशन करके चल रहे हैं हम लोग। तो अगर मान लो कि हम लोग अब राइट साइड वाले रिंग को देखें, तो 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर से रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, मतलब 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले पे पॉजिटिव चार्ज है। इस बार रिंग एक्सपेंशन होगा तो फिर से दोनों ग्रुप सेम टाइप के हैं,
किसी को भी शिफ्ट कराओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन डायग्राम आसानी से बन जाए तो हम लोग ऊपर वाले को शिफ्ट करा देते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जस्ट जिसका मिथाइल ग्रुप हटा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से स्ट्रक्चर में पहला वाला जो 6 मेंबर रिंग है वो जैसा था वैसे का वैसे ही बना दिया। दूसरे वाले केस में जो बॉन्ड में कोई वेरिएशन नहीं हुआ उसको वैसे का वैसे ही बना दिया। और पहले बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब इन सब के बीच में, सॉरी, यहाँ पे एक बॉन्ड वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा था इस पार्टिकुलर कार्बन के बीच में, इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ के बॉन्ड को हटा दिया और यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करा दिए, पॉजिटिव चार्ज डाल दिया यहाँ पे। अब क्या हुआ, तो इधर भी एक रिंग है, इधर भी एक रिंग है और 2 कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब 2 कार्बन के अलोंग एक तरफ 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं और दूसरे तरफ भी 2 कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसका मतलब दूसरे साइड भी 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज नीचे रखो या ऊपर रखो से फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एग्जैक्टली सेम टाइप का ही स्ट्रक्चर कंसिडर किया जा सकता है। समझ आया सवाल? यस सर। और कोई डाउट? सर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में शिफ्टिंग तो होगा, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसके जस्ट बगल वाले पार्ट पे रेजोनेंस मिल सकता है। लेकिन यहाँ 3 ग्रुप है, बेंजीन रिंग, बेंजीन के ऊपर NO2, बेंजीन के ऊपर OCH3। OCH3 के प्लस M की वजह से सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग के पास इस वाले रिंग के अंदर होना है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में H ग्रेटर देन pH ग्रेटर देन R होता है, जिसमें pH में हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी हायर होता है। मतलब ये ग्रुप आराम से शिफ्ट करके दूसरी तरफ जाएगा। तो बेसिकली ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग यहाँ पे अटैच कर देंगे और पॉजिटिव चार्ज बगल वाले पार्ट पे। तो इस केस में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है अपने पास और जस्ट बगल वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन क्योंकि NO2 का -M है और यहाँ पे OCH3 का +M, इसका मतलब फर्दर फिर से पॉजिटिव चार्ज इधर आना चाहेगा। तो यहाँ के हाइड्राइड को हम लोग आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। तो हाइड्राइड शिफ्ट जब करेंगे तो हाइड्रोजन वाला पार्ट उठ करके हम लोग के राइट साइड में चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट यहाँ पे CH के साथ अटैच करके मेंशन कर सकते हैं। और कोई डाउट? 20 को छोड़ के और कोई डाउट? बताओ भाई, 20 को छोड़ करके और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 20 वाले पार्ट में हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि चलो ध्यान दो। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 में एक पार्टिकुलर रीजन है कि हम लोग के पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन रहा है। लास्ट क्लास में बताया था 5 वाला पार्ट 6 में कन्वर्ट हो सकता है, 3 वाला पार्ट 4 में कन्वर्ट हो सकता है, 4 वाला पार्ट 5 में कन्वर्ट हो सकता है, 5 वाला पार्ट 6 में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन 6 वाला पार्ट 7 में कन्वर्ट नहीं हो सकता अनटिल अनलेस की एक उसमें ड्राइविंग फोर्स हो। ड्राइविंग फोर्स मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत हाई मिलने की वजह से यहाँ रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। तो उसका कुछ कंसिडरेशन इस टाइप का लेते हुए चल सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो अगर एक 6 मेंबर रिंग है, उसके जस्ट बाहर वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ OH है, तो प्रॉब्लम ये है, जैसे मान लो कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ डाले, मान लेते हैं डाले, तो डेफिनेटली OH का +M मिलेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के पास इस पार्टिकुलर कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है या 2 कार्बन चेन और एक OH ग्रुप है। तो किसको शिफ्ट करेंगे? तो बेसिकली मिथाइल ग्रुप को ही शिफ्ट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो इस केस में अगर इस तरह का कंसिडरेशन रहा जहाँ पे 6 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके जस्ट अंदर वाले कार्बन पे, मतलब 3 डिग्री वाले कार्बन के ऊपर कोई भी +M ग्रुप है, तो और कोई ग्रुप शिफ्ट नहीं होने की पॉसिबिलिटी है और स्टेबिलिटी तो मिल ही रहा है, तब इस केस में रिंग एक्सपेंशन हो पाएगा। आराम से यहाँ से ग्रुप के पॉजिटिव चार्ज को नीचे लेके चले गए और यहाँ से मिथाइल शिफ्ट कराया। जैसे ही मिथाइल शिफ्ट कराएंगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा। जो 6 मेंबर रिंग है उसके सारे स्ट्रक्चर जैसे थे वैसे के वैसे ही मेंशन कर दिए और पॉजिटिव चार्ज नीचे वाले पार्ट पे चला गया। उसके अलावा हम लोग आराम से बॉन्ड वाले पार्ट को यहाँ पे डिसोसिएट करके शिफ्ट करा सकते हैं। इसको जब रीअरेंज करेंगे तो पहले 6 मेंबर रिंग था, तो अभी डेफिनेटली 7 मेंबर रिंग बनेगा। तो पहले 7 मेंबर रिंग बना देते हैं और उसके बाद जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है उसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ऐसा लिख सकते हैं।
एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ये है, और इस चीज को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना। अगर रेजोनेंस याद रखें हम लोग, तो आराम से लोन पेयर को नीचे रेजोनेंस में भेज सकते हैं। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हम लोग, तो यहाँ से ऑक्सीजन जब अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और साथ ही साथ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और एक छोटा सा पॉइंट रिएक्शन मैकेनिज्म में ध्यान रखते हुए काम करना है कि अगर हम लोगों का कोई भी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब ऑक्सीजन हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया, इस तरह के हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है और उस पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इस केस में वहां से H+ हटा के उस पूरे कंपाउंड को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लिया करेंगे। फिर से इस स्टेटमेंट को बोल रहे हैं, जब भी कभी एक प्रोडक्ट में हम लोग के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इस तरह का कुछ भी स्ट्रक्चर दे रखा होगा, तो उस केस में अगर उस पे हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां के H+ को हम लोग रिमूव करके आराम से उस कंपाउंड को न्यूट्रलाइज करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। एक जनरल सा कंसिडरेशन ध्यान रखना, मतलब बेसिकली ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो है वो H+ को डोनेट करके आराम से OH+ में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन सेम टाइम पे हम लोगों का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है और उस पर अगर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तब उस केस में आराम से वहां से H+ को हटा करके कंपाउंड को हम लोग न्यूट्रलाइज करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो ये एक स्टेप का ध्यान रखना, जिसमें हम लोग 6 मेंबर रिंग से 7 मेंबर रिंग में भी आराम से कन्वर्जन करा सकते हैं। अगर यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है किसी को, तो आराम से पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं आता किसी को? चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग 2-3 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों को रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट बेसिकली डिस्कस करना है। उसके अलावा ये चीज रिपीट होगा, जैसे आगे हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, अभी तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, काफी ज्यादा आगे जाने के बाद डिस्कशन करेंगे। एक टॉपिक होता है पिनोकुलिन रीअरेंजमेंट। तो इस पार्टिकुलर टॉपिक में हम लोग आराम से इस क्वेश्चन वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, मतलब वापस से वहां पे हम लोग रीअरेंजमेंट वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, और वहां पे हम लोग कुछ और भी कंसिडरेशंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसमें और भी कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट वाले पार्ट में हम लोग इस तरह का कंसिडरेशन डिस्कस करेंगे, जहाँ पे 6 मेंबर रिंग वाला पार्ट 7 मेंबर रिंग वाले पार्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में आएंगे धीरे धीरे करके। अभी के लिए हम लोग 1-2 क्वेश्चन जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड बोला था तुम लोगों को, उस रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाले पार्ट का डिस्कशन शुरू करेंगे। बस 2 ही क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग को डिस्कस करना है। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी सवाल मेरे हिसाब से पूछना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट तुम्हारे किसी भी सिलेबस में नहीं है। मतलब एनसीईआरटी में तो खैर नहीं दे रखा, तो जेईई मेंस में नहीं है, जेईई एडवांस के भी सिलेबस में ये चीज नहीं है। मेरे हिसाब से पूछना बहुत ही एब्सर्ड चीज होगा। चलो ध्यान दो, जैसे अगर हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, तो एक्सपेंशन का मतलब रिंग का साइज बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्शन का मतलब रिंग का साइज डिक्रीज कर रहा होगा। यहाँ पे कंडीशन केवल एक है, जैसे अभी मेंशन किए थे कि 3 वाला पार्ट 4 में कन्वर्ट हो सकता है इन जनरल, 4 वाला पार्ट 5 में कन्वर्ट हो सकता है, 5 वाला पार्ट 6 में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन 6 वाला पार्ट 7 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो अगर 6 वाला पार्ट 7 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसका मतलब उल्टा तो पॉसिबल है आराम से, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। तो 7 वाला पार्ट 6 में आराम से कन्वर्ट हो सकता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। और दूसरा, 4 वाला पार्ट भी 3 में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि तुम लोगों को डांसिंग रेजोनेंस का एक कंसेप्ट बताया था ये स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो अगर हम लोग का 4 मेंबर रिंग वाला पार्ट 3 में कन्वर्ट होता है, तो ऐसा डांसिंग रेजोनेंस के हिसाब से स्टेबिलिटी का कंसिडरेशन थोड़ा एक्स्ट्रा एड अप हो जाता है। इस वजह से एक 4 मेंबर रिंग वाला पार्ट 3 में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। और स्टेप क्या है उस चीज पे आते हैं। बस इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, पॉइंट नोट कर भी सकते हैं इस चीज का, रिंग कॉन्ट्रैक्शन will take place when positive charge is present on the ring. Positive charge is present on the ring.
तब यहाँ पे उल्टा कंडीशन है, पॉजिटिव चार्ज अगर रिंग पे प्रेजेंट होगा तब उस केस में हम लोग वहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, बट पॉजिटिव चार्ज अगर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे प्रेजेंट होगा तो हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा सकते, वहाँ पे रिंग एक्सपेंशन का केस हुआ करता है। इस एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे कुछ लोगों का डाउट हो सकता है कि सर 4 वाला तो 5 में भी शिफ्ट हो रहा था, तो 3 में कैसे शिफ्ट होगा? तो 3 में तब शिफ्ट होगा जब रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 5 में तब शिफ्ट होगा रिंग जब रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। चलो ध्यान दो, जैसे मान लो अगर एक 4 मेंबर रिंग दे रखा और इसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराना है, तो इस रिंग कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या क्या काम कर सकते हैं, इस चीज की हम बात कर रहे हैं केवल। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होगा। जैसे जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज अभी भी अपने बगल वाले कार्बन पे ही शिफ्ट करेगा, वो इधर यहाँ पे शिफ्ट कर जाए या फिर नीचे शिफ्ट कर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पहले हम लोगों का जैसे ऐसा ग्रुप हो रहा था, जैसे मान लो कि 4 मेंबर रिंग है या 5 मेंबर रिंग है, हम लोग का पॉजिटिव चार्ज बगल वाले पे शिफ्ट हो रहा था, तो एक मिथाइल ग्रुप इधर शिफ्ट हो रहा था, मतलब एक मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कराना ही कराना है, तभी पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा। तो इस कार्बन के ऊपर जो भी मिथाइल ग्रुप आना है, मतलब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अगर इधर उधर जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप आना है। मिथाइल ग्रुप आएगा कहाँ से? तो जस्ट बगल वाले कार्बन में से कहीं एक से आएगा। इधर यहाँ का मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड होगा या फिर इधर का मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड होगा, यही दो पॉसिबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। क्या होता है ये चीज हम अलग से मेंशन कर रहे हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये तो हम लोग कंसिडर करके चलिए। उसके बाद ऐसा सोच के चलो कि यहाँ पे जो बॉन्ड है, मतलब इस कार्बन से अटैच बॉन्ड नहीं, इस कार्बन से अटैच जो भी कार्बन है उसके ऊपर जो बॉन्ड्स है उनमें से कोई एक ग्रुप को हम लोग हटा देते हैं ब्रेक करके। तो जब इसको हटाएंगे तो अपना स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप का आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज, और ये माइनस चार्ज पे यहाँ पे डाल दो। तो माइनस चार्ज को जब ऊपर डालेंगे तो इस केस में 3 मेंबर्ड रिंग और यहाँ वाले कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो हम लोग करेंगे क्या, सीधा हम लोग इस चीज को यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करके ऐसे टाइप से मेंशन नहीं करेंगे। अगर हम लोग को रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड को इस कार्बन पे शिफ्ट करा दो, पॉजिटिव चार्ज को नीचे शिफ्ट करा दो, आराम से ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। जैसे अगर मान लो 7 मेंबर रिंग है, तो 7 मेंबर रिंग में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इससे अटैच्ड कार्बन के ऊपर जो बॉन्ड है उसको शिफ्ट कर रहे होंगे हम लोग, मतलब यहाँ वाले कार्बन के बॉन्ड को आगे शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे हम लोग के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। यहाँ पे जब बॉन्ड बनेगा यहाँ का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग का 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। और 6 मेंबर रिंग वाले पार्ट में भी हम लोग का जहाँ बॉन्ड बना, तो इस कार्बन से अटैच्ड मिथाइल ग्रुप के ऊपर हम लोग के पास पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए चल रहे हैं। फिर से यहाँ से हाइड्राइड या फिर पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन बोला करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा केस है, बस हम लोग ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज करके चल रहे हैं। ध्यान क्या रखना है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर जो बॉन्ड्स है उसको हम लोग को शिफ्ट करना है, ना कि उसी से अटैच्ड, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट से अटैच्ड बॉन्ड वाले पार्ट को शिफ्ट करना है, और वहां से हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन आराम से करा सकते हैं। पॉला ब्रूस में रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एक सवाल दे रखा है, सॉल्व एग्जाम्पल में शायद दे रखा है, एक बार पेज पलट के देखना कहीं भी, सबसे लास्ट पेज में सर्च करना कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहाँ दे रखा है। जहां कहीं भी रिंग कॉन्ट्रैक्शन वर्ड दे रखा होगा, एक सॉल्व एग्जांपल में 7 मेंबर रिंग से एसोसिएटेड कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप का स्ट्रक्चर दे रखा है, उसको एक बार पढ़ के देखना, तुमको ज्यादा क्लियर इंसाइट मिल जाएगा कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन हम लोग अगर नंबरिंग के साथ करते हैं तो किस तरीके से आराम से करते हुए काम कर सकते हैं। नोट कर लो इस चीज को। और यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। ऋषिकेश को डाउट है?
सर नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। एक मिनट। चलो, अगर नोट कर लिया होगा तो फिर अब हम लोग मेन रिएक्शन मैकेनिज्म वाले टॉपिक पे आराम से मूव कर सकते हैं। जिससे जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट का डिस्कशन करते हैं तो उस डिस्कशन वाले पार्ट में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स का डिस्कशन कर सकते हैं। तो हम एक रफ आइडिया तुम लोग को दे रहे हैं कि हम लोग किस ऑर्डर में काम करेंगे। जैसे ये ऑर्डर कोई ऐसा फिक्स ऑर्डर नहीं है, जिसको जो मन में आता है वो उस ऑर्डर में काम कर सकता है। मतलब ऐसा कोई पार्टिकुलर सीरीज नहीं हो सकता है कि हम इसी ऑर्डर के हिसाब से काम करेंगे, ये सबसे बेस्ट ऑर्डर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में कोई बेस्ट ऑर्डर नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि कुछ चीजें टाइम के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट की जा सकती है। मतलब अगर एक सही तरीके से उस चीज को डिस्कस करें तो कनेक्शन तुमको अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो तुमको बाय डिफॉल्ट याद रखना पड़ेगा कि चलो ठीक है, अभी के लिए इस चीज को यहाँ पे याद रख लो, इस चीज को हम लोग आगे यूज करना शुरू करेंगे। तो हम एक बार वो सीक्वेंस थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि सीक्वेंस वाले पार्ट में हम लोग किस ऑर्डर में नॉर्मली काम करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा फिर हम लोग आराम से जो तुम्हारे बुकलेट का क्वेश्चन है वो सब होमवर्क देते चले जाएंगे। जो भी वर्कशीट वाला पार्ट है उस चीज को होमवर्क देते चले जाएंगे। जैसे लास्ट ईयर हम एक सीक्वेंस फॉलो किए थे जिसमें हम सबसे पहले ये टॉपिक डिस्कस किए थे, जहां तक हमको ध्यान है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला पार्ट सबसे पहले डिस्कस किए थे। मतलब सबसे पहला टॉपिक था जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एसोसिएटेड था। जितने भी रिएक्शंस में जहां कहीं भी रेडिकल्स आते हैं, जैसे बुर्ज रिएक्शन हो गया या फिर अगर हम लोग हेलोजेनेशन कराते हैं, जो तुम लोग को मोनोक्लोरो प्रोडक्ट वाला पार्ट बताया था, उन सबको हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आराम से कंसिडर कर सकते हैं। उस तरीके के टोटल 10 रिएक्शंस है जिन सबको हम लोगों ने लास्ट ईयर सबसे पहले डिस्कस किया था। उसके बाद फिर सेकेंड नंबर पे जो रिएक्शंस वाले पार्ट थे जिसका डिस्कशन हुआ था वो था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये नॉर्मली हम ऑर्डर फॉलो भी करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट एक नॉर्मल ऑर्डर हम जनरली फॉलो किया करते हैं। इसमें अल्कीन अल्काइन के सारे रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस कर लिया करते हैं। इन सब के डिस्कशन के बाद फिर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले पार्ट में जैसे जिन लोगों के स्कूल में ऑर्गेनिक शुरू हुआ होगा वो लोग शायद नाम सुने होंगे, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। तो उस चीज को हम लोग ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। उसी के जस्ट आगे फिर हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन वाले पार्ट में E1 एंड E2 रिएक्शंस वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस करके काम कर रहे होते हैं। इन सब रिएक्शन से ही एसोसिएटेड कुछ और भी टाइप के रिएक्शन है। जैसे यहाँ वाले पार्ट में SNI रिएक्शन हो गया, दूसरा SNNGP रिएक्शन हो गया, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इस तरह के कुछ पार्ट है जो हम लोग को और भी डिस्कस करना होता है। सिमिलर टाइप से E1 E2 के अलावा हम लोगों को EI एलिमिनेशन वाला पार्ट भी डिस्कस करना होता है। ये सब डिस्कशन हम लोग टाइम के साथ धीरे धीरे करते चले जाएंगे। और हाँ, इसके अलावा एक और मैकेनिज्म है E1CB। तो जैसे SN1 है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन हम लोग उसमें SN1 रिएक्शन बोला करेंगे, SN1 मैकेनिज्म बोला करेंगे, SN2 मैकेनिज्म बोला करेंगे। सिमिलर टाइप से एलिमिनेशन रिएक्शन वाले पार्ट में भी E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म, E1CB मैकेनिज्म, EI मैकेनिज्म। तो ये तो तुम्हारे जैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इस तरीके से दो मैकेनिज्म हो गया। फिर SN1 तीसरा, SN2 चौथा, SNI बहुत ही माइन्यूट टाइप का रिएक्शन, एक सर्टेन रिएक्शन है पांचवा। उसके अलावा NGP छठा, E1 E2 EI ECB। तो इसका मतलब 10 रिएक्शन मैकेनिज्म ये हो गए। इन सब रिएक्शन मैकेनिज्म के कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और उसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले पार्ट में पूरा नाम लिख देते हैं हम,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला पार्ट, उसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले पार्ट में हम लोग दो मैकेनिज्म एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करेंगे। ऑल्दो वहाँ पे SN2 भी है, एसिड बेस रिएक्शन भी है, बट उसके अलावा वहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक छोटा सा मैकेनिज्म है SNA रिएक्शन, कहीं कहीं पे इसको हम लोग SNTH भी बोलते हैं, बट SNA रिएक्शन हम नॉर्मली बोला करेंगे। तो 12 मैकेनिज्म यहाँ पे हो गए। इन 12 मैकेनिज्म के बाद ऑलमोस्ट सारे के सारे जनरल मैकेनिज्म खत्म हो जाते हैं, फिर बेंजीन से रिलेटेड जो भी रिएक्शंस होने होते हैं वो सारे पार्ट का डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे सबसे पहले वाले पार्ट में सर यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इस क्वेश्चन वाले पार्ट में, यहाँ पे टर्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दे रखा, जबकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज है। और यहाँ वाले पार्ट में हम लोग बेंजीन के जितने रिएक्शन हो सकते हैं उन सारे के सारे रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, और उसी बेंजीन के रिएक्शन के बाद हम लोग कुछ और भी छोटे छोटे रिएक्शंस इसी के साथ लगातार डिस्कस करते चले जाएंगे, जिसमें एक मैकेनिज्म होता है बेंजाइन। ये तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग में टर्म आता है बेंजाइन, जहाँ पे हम लोग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का पाई बॉन्ड बनाते हैं, उससे रिलेटेड मैकेनिज्म है जिस चीज को हम लोग बेंजाइन मैकेनिज्म के नाम से ही जाना करेंगे। उसके अलावा वहाँ पे एक हम लोग छोटा सा टर्म, ऑल्दो ये कोई मैकेनिज्म तो नहीं है लेकिन बेसिकली अलग से ही पढ़ना होता है, डाइजेटाइजेशन रिएक्शन, इस चीज का वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा वहीं पे मैकेनिज्म में SNAR रिएक्शन चलेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक, ये एक मैकेनिज्म होगा जिसको हम लोग को डिस्कस करना होगा। फिर हम लोग 10 नंबर वाले पार्ट में कार्बीन मैकेनिज्म वर्ड यूज कर सकते हैं अगर मैकेनिज्म वाइज बात करें तो, लेकिन यहाँ से एक्चुअल में हम लोग का नेम्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा। नेम्ड रिएक्शन शुरू होने का मतलब एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, टिशेंको रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, कार्बीन मैकेनिज्म वाले पार्ट में रीमर टीमन रिएक्शन वाला पार्ट, उसके अलावा फिर हम लोग अमाइड वाले पार्ट में हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इस तरीके से बहुत सारे नाम यूज कर सकते हैं। लेकिन वो सारे के सारे जो नेम्ड रिएक्शन है वो नेम्ड रिएक्शन इन सब मैकेनिज्म का ही कॉम्बिनेशन है जितना ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने 10 मैकेनिज्म कंसिडर किया था, 10 के बाद सॉरी हाँ एलिमिनेशन तक 10 मैकेनिज्म था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन SNA 12 मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक ही सिंगल टाइप का रिएक्शन हर जगह चलेगा 13 रिएक्शन, बेंजाइन वाला पार्ट 14वां रिएक्शन, डाइजेटाइजेशन रिएक्शन ऑल्दो मैकेनिज्म नहीं है बट फिर भी ध्यान रखने का है 15 16, और कार्बीन वाला पार्ट एक सर्टेन टाइप का रिएक्शन होता है। मतलब पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट को हम इन 17 रिएक्शंस में आराम से डील कर सकते हैं। नेम्ड रिएक्शन 12 15 16 है जो अलग से तुमको याद रखने होंगे, वो बिल्कुल फिक्स टाइप की चीजें हैं, वो याद रखने होंगे। और इन सब के अलावा कुछ इनऑर्गेनिक टाइप की चीजें होंगी जिनको याद रखना होगा, जिनके कोई मैकेनिज्म नहीं है, उन रिएक्शंस को तुमको डायरेक्टली याद रखना होगा, उनका मैकेनिज्म हम लोग के काम का नहीं होता। लेकिन इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला पार्ट, ये एक पार्ट है जो याद रखना होता है। ऑल्दो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मैकेनिज्म भी है, जैसे रिडक्शन में कहीं कहीं मैकेनिज्म है, ऑक्सीडेशन में भी कहीं कहीं मैकेनिज्म है, लेकिन जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन रिएजेंट्स को प्रॉपरली याद रखना होगा, मतलब इसके पार्ट को प्रॉपरली याद रखते हुए ही काम करना होगा। इसको हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस नहीं करेंगे, इस चीज को ऑलमोस्ट हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जस्ट बाद डिस्कस करेंगे। आइदर हम ग्रिग्नार्ड रीजन के जस्ट बाद डिस्कशन करेंगे, नहीं तो फिर रिएक्शन ऑफ बेंजीन वाले पार्ट के जस्ट बाद इस चीज का डिस्कशन करेंगे। और मेरे मन के ऊपर है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हम इसी सीक्वेंस में काम करें, हम चाहे तो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा सकते हैं। जो टॉपिक मेरे मन में आएगा हम उस चीज के हिसाब से, जैसे जैसे हम वर्कशीट बनाते चले जा रहे हैं, जिस ऑर्डर में हमको वर्कशीट में क्वेश्चन अरेंज करने में आसानी हो रहा है, हम उस ऑर्डर में ही सारे के सारे टॉपिक्स को मेंशन करते चले जाएंगे। बस ये चीज है कि हर एक टॉपिक को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये 3-4 पार्ट, ये लास्ट के जो 4 पार्ट है, ये हम लोग जब भी पढ़ाएंगे तो एक साथ पढ़ाएंगे, तो इससे पहले ऊपर के सारी चीजें आनी चाहिए। मतलब 1 से लेके 8 तक का जो भी ऑर्डर है, इस ऑर्डर में हम लोग थोड़ा बहुत वेरिएशन कर सकते हैं, पहले किसी को भी पढ़ा सकते हैं, दूसरे की टॉपिक में किसी को भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन इन सब के अलावा जो भी हम लोग का वेरिएशन चल रहा होगा, उन सब वेरिएशन में हम लोग इन चारों को हमेशा एक साथ रखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के टॉपिक के नाम पे, मतलब चारों टॉपिक्स एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से चलेंगे। और कार्बीन वाले पार्ट को हम लोग नेम रिएक्शन के अंदर ही रखेंगे। वहां पे एक छोटा सा रिएक्शन आता है, रीमर टीमन रिएक्शन, और इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। एनसीईआरटी में
इसका प्रॉपरली मैकेनिज्म दे रखा है, तो इसको याद भी रखना होता है, मैकेनिज्म के साथ याद रखना होता है। बाकी और भी जगह पे इसके यूजेस पढ़ेंगे, देख लेंगे उस चीज़ को हम लोग। तो हो सकता है कि रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग बेंजीन वाले पार्ट का रिएक्शन कंसिडर करने से पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख ले, या हो सकता है कि बेंजीन के रिएक्शन के बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख ले। अब इसमें कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये होगा कि सर एनसीईआरटी में तो ऐसा कहीं कोई टॉपिक ही नहीं दे रखा है, कोई भी नाम से हम लोग को टॉपिक नहीं दे रखा, तो कौन से टॉपिक में क्या रिएक्शन है ये कैसे पता चलेगा। तो जैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो गया, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, जैसे ही ये 4 टॉपिक्स कवर होंगे, तो इन 4 टॉपिक से कवर होने के जस्ट बाद हम लोग का सबसे पहला टॉपिक हम हेडिंग डलवा देंगे तुम लोगों का अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट में जो भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे रिएक्शंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और उसके जस्ट बाद अल्कोहल और उसके सारे के सारे रिएक्शन, मतलब चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 तुम्हारे यहाँ तक के पार्ट से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या फिर ग्रिग्नार्ड रीजन तक के पार्ट से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो जब शुरू के ये 8 पार्ट डिस्कस हो जाएंगे, तो इन 8 पार्ट के डिस्कशन के जस्ट आगे हम लोग के पास ये हेडिंग आ जाएगा अल्काइल हैलाइड और दूसरा अल्कोहल। उसके बाद फिर हम लोग का एरोमेटिक कंपाउंड का पूरा रिएक्शन चलेगा, और एरोमेटिक कंपाउंड के बाद अगर हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते हैं या पहले भी पढ़ते तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड एक साथ चलेगा। और उसके जस्ट बाद फिर से हम लोग, और एरोमेटिक कंपाउंड को हम किसी हेडिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी देखा होगा तो वहाँ पे शायद ऐसा टॉपिक दे रखा है अल्काइल एंड अराइल हैलाइड, या हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स। तो अराइल हैलाइड का मतलब हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन वाला पार्ट अराइल हैलाइड। लेकिन हम अराइल हैलाइड कोई टॉपिक नहीं डलवाएंगे, अराइल हैलाइड हम लोग सारा का सारा एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ही डिस्कस करेंगे। ऑल्दो वहाँ पे हम लोग के पास अराइल हैलाइड के टॉपिक के, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एक सब टॉपिक रहेगा अराइल हैलाइड, तो वहाँ से तुम्हारे सारे रिएक्शंस कवर अप हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग अलग से अराइल हैलाइड के नाम का कोई टॉपिक नहीं डालेंगे। सिमिलर टाइप से जैसे अल्कोहल के साथ साथ वहाँ पे नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, तो हम लोग अल्कोहल एंड ईथर को तो कवर करेंगे, लेकिन हम लोग फिनॉल को यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। फिनॉल वाला पार्ट हम लोग के एरोमेटिक कंपाउंड वाले पार्ट में ही डिस्कस होगा। तो हम लोग का फिनॉल का प्रिपरेशन और उसके सारे रिएक्शन हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में एक ही बार डिस्कस करेंगे, तो इसको हम लोग कंबाइंड टॉपिक के फॉर्म में नहीं रखेंगे। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसे ही खत्म होगा, तो उससे खत्म होने के बाद हम लोग का कार्बोनिल कंपाउंड वाला पार्ट आएगा। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला पार्ट कवर हो जाएगा हम लोग का, और उसी एल्डिहाइड एंड कीटोन के कवर होने के साथ साथ हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसका डेरिवेटिव, जो सबसे ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, इसी के अंदर डाला हुआ है। ये सब सारा का सारा डिस्कशन एक साथ करने के बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जाएंगे, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जाने के बाद फिर हम लोग सबसे लास्ट रिएक्शन, ये नेम्ड रिएक्शन वाला पार्ट, इस चीज का डिस्कशन करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली अभी से 2 महीने का लेक्चर चलेगा तुम लोग का, 2 महीने, इनफैक्ट 2 महीने भी अब नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट और मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट हो गया, बट मान के चल रहे हैं कि 2 महीने का लेक्चर चलेगा, उसमें हम लोग सारी की सारी चीजें डिस्कस करते चले जाएंगे। शुरू में तुम अपने एनसीईआरटी को रीड मत करना, ऑल्दो हम उसमें इस बार एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें तुम लोग को रीड करने बोलेंगे, ये चीज़ वहाँ पर रीड करके देखना, ये चीज़ वहाँ पर रीड करके देखना, ताकि तुम लोग को आइडिया लगते जाए कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको हम लोग किस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं, किस चैप्टर में किस पार्टिकुलर पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन शुरू में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व मत करना, और अगर करना भी होगा तो मेरे से पूछ लेना कि सर कौन सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन जैसे चैप्टर वाइज ये नाम डाल देंगे, तब उसके बाद फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तुमको भी अपने सेंस से काम करना पड़ेगा, मतलब अगर हम अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग उसके रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, उसके प्रिपरेशन डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। हर एक रिएक्शन दूसरे कंपाउंड का प्रिपरेशन है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो किसी ना किसी रिएक्शन को किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के प्रिपरेशन में आराम से बोला जा सकता है। ये सब सारी चीज़ों का हम लोग को डिस्कशन करते चले जाना है एक लाइन से, और उसमें हम लोग ऑर्डर में जो भी चाहे चेंजेस कर सकते हैं। शुरू के 8 मैकेनिज्म में मतलब अप्रोक्सीमेटली 17-18 रिएक्शंस मैकेनिज्म के फॉर्म में चलेगा। उसके अलावा कुछ रिएक्शंस तुम लोगों को 11th क्लास के एनसीईआरटी से हम याद करने बोलेंगे, वो तुम लोगों को याद करना है, उसका लिस्ट बनाते चले जाना है। 11th क्लास में कुछ इनऑर्गेनिक टाइप के रिएक्शंस दे रखे हैं, उनका लिस्ट बना लेना अपने कॉपी में, ताकि जब रिवीजन करना शुरू कर तो लिस्ट तुम्हारे पास पहले से हो कि हाँ ठीक है, ये इस तरीके से आराम से याद कर सकते हैं। तो रिएक्शंस का एक लिस्ट अलग से प्रिपेयर करते चले जाना। हम बोल दिया करेंगे एनसीईआरटी में, देखना इस पेज में या इस टॉपिक के यहाँ वाले सब टॉपिक में कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं, उनको नोट कर लो, तो उसको याद रख लेना है। बाकी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कैसे क्वेश्चंस को रिलेट कर सकते हैं तुमको टाइम के साथ समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अगर हम लोग मान लो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की बात करते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में
ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग के पास ये कंपाउंड दिया और हम बोलेंगे कि इसका ओजोनलिसिस करा रहे हैं। तो जब ओजोनलिसिस कराएंगे तो एक कीटोन मिल जाएगा हम लोगों को और साथ ही साथ हम लोगों को एक फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। तो इसका रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा सकते हैं। दूसरे का भी रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा सकते हैं। तो इसका मतलब ओजोनलिसिस वाले पार्ट को हम लोग पहले यूज कर लिए, उसके बाद आगे के पार्ट को भी आराम से यूज कर लिए। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक अननोन कंपाउंड है, वो इस तरह का टेस्ट दे रहा, तो आइडेंटिफाई करो कि रिएक्टेंट क्या है, फिर उसका ओजोनलिसिस भी करा रहे हैं, और ओजोनलिसिस कराने के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका भी हम लोग प्रोडक्ट बना के उसके बाद प्रोडक्ट वाले पार्ट में कुछ कुछ वेरिएशन देख रहे हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट को बहुत ही प्रॉपर तरीके से सारे लिस्ट को, सारे एग्जांपल्स को देख लेना। जितना टाइम लगता है देख लो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसके लिए कोई हड़बड़ी नहीं है। डाउट सेशन लेकर अलग से डिस्कशन करना होगा तो 1-on-1 डिस्कशन हम कर लेंगे, आराम से उस चीज के लिए हम अवेलेबल रहेंगे। लेकिन उस टॉपिक को कर लेना ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेवल को थोड़ा हम ऊपर आराम से लेकर के चले जाए। एक बार उस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे तो फिर बाकी क्वेश्चन तुमको आसान लगेगा। मतलब तुमको लगेगा कि सर रिएजेंट याद ही नहीं हो रहा, तो याद रखने का टेंशन नहीं होगा। इतने क्वेश्चंस कराएंगे कि सारे क्वेश्चंस तुम्हारे उसी डिस्कशन में आराम से कवर होते चले जाएंगे। तो अभी तक के टॉपिक में शुरू से लेकर अभी तक, मतलब जब से रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू किया है तब से लेकर अभी तक के टॉपिक में कहीं भी कोई डाउट है किसी को तो आराम से पूछ सकता है। अदरवाइज आज का क्लास हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म प्रॉपर्ली शुरू कर देंगे। अभी तक के पार्ट में किसी को भी कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। और अगर डाउट नहीं है तो आज तुम लोगों को एक वर्कशीट देंगे जिसमें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है। एक बार हम चेक कर रहे थे, रुक जाओ थोड़ा। हाँ वर्कशीट नंबर 15 तक शायद दिया जा चुका है तुम लोगों को। वर्कशीट नंबर जो 16 है उसमें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। तो वर्कशीट नंबर 16 से तुम लोगों को आज वर्कशीट मिल जाएगा। 16 में मिल जाएगा मेरे हिसाब से 17, 18, 19 ये सारा का सारा वर्कशीट अब एक लाइन से मिलना शुरू हो जाएगा। उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, जिसमें भी डाउट होगा वो डाउट वाला पार्ट आराम से पूछते चले जा सकते हैं, क्योंकि आगे के सारे वर्कशीट हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। पुराने टॉपिक में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट भी आराम से पूछ सकते हैं। जिसको भी डाउट है पूछ लो। कोई डाउट नहीं है किसी को? इतना सारा टॉपिक डिस्कस का कोई डाउट ही नहीं है? चलो भाई, अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। और हो सके तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के सारे क्वेश्चंस को एक बार ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। और तुम्हारे जीओसी के बुकलेट में भी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का सवाल दे रखा होगा, उन क्वेश्चंस को भी ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि जब हम लोग SN1 रिएक्शन वाले पार्ट में कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट को यूज करें तो उसमें तुम लोग को कंफ्यूजन ना आए। तो उस एक चीज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगा, जो भी डाउट आएगा, उस चीज को डिस्कस भी कर लेंगे हम लोग आराम से। बट वो एक टॉपिक अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो, क्योंकि उसको बहुत जगह यूज करने वाले हम लोग। मतलब पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म के टॉपिक को अगर कंसिडर करें तो उसमें सेकेंड वाले पार्ट में पूरा का पूरा यूज होगा, SN1 रिएक्शन में यूज होगा, E1 रिएक्शन वाले पार्ट में यूज होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कहीं कहीं यूज होगा। मतलब ऑलमोस्ट पूरे 18 मैकेनिज्म में 5 से 6 जगह पे यूज होगा। तो इसलिए वो एक टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से करके रखना होगा। उसको प्रैक्टिस कर लो, 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लो, ताकि वो जो भी अच्छे से याद रहे, उसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे हम लोगों को। तो आज के लिए हम क्लास एंड करते हैं। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास एंड कर रहे हैं। चलो, कोई डाउट नहीं है तो क्लास एंड करते हैं।